Hello everyone. In this video, we will study MP Accommodation Control Act 1961. इसके पहले मैंने MP LRC पढ़ाया है जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मैं कंटिन्यू कर रही हूँ MP LRC के साथ भी और आगे वीडियोस MP LRC के भी अपलोड करूँगी. MP Accommodation Control Act MP सिविल जज एग्ज़ाम का दूसरा लोकल लॉ है. दो ही लोकल लॉ आते हैं, एक तो लैंड रेवेन्यू कोड और दूसरा होता है अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961. वेटेज प्रीलिम्स में जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है. 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है. और मेंस में 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो ये जो पोर्शन है इसको मैं आज स्टार्ट करूँगी विच इज़ चैप्टर 6. और मैं ये मान के चलूँगी कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 और बाकी भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आपको आता है. और अगर आपको इन केस नहीं आता है और आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए चैप्टर 1 से, सेक्शन 1 से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. मैं ट्राई करूँगी उसको भी बनाने का, उस पर लेक्चर्स देने का. सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 के बारे में बात कर रहे हैं. अब इस चैप्टर का वेटेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है. मेंस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ें कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. ये कहता है प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेनल्टीज़. मतलब क्या लैंडलॉर्ड्स पे ऑब्लिगेशंस हैं और उनको जो अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो क्या पेनल्टीज उस पर लगाई जाएंगी, इसके बारे में ये कहता है. सेक्शन 37 लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप अकोमोडेशन इन गुड रिपेयर. लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो अकोमोडेशन को गुड रिपेयर में रखे, और अगर वो नहीं रखता है तो क्या किया जाएगा वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा. सेम जैसे मैंने पहले किया था, मैं पहले रीड करूँगी एंड देन हर सबसेक्शन को एक्सप्लेन करते चलूँगी. तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 कहता है एवरी लैंडलॉर्ड शैल बी बाउंड टू कीप द अकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेबल रिपेयर. मतलब टेनेंटेबल रिपेयर में उसे कब रखना होगा? लैंडलॉर्ड बाउंड है कि वो अकोमोडेशन को गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर में रखे. मतलब वो ऐसे अकोमोडेशन को रखे जिसमें रहने से टेनेंट को कोई इनकन्वीनियंस ना हो. ये उसकी ड्यूटी है. सबसेक्शन 2 कहता है इफ द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स और फेल्स टू मेक विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस इन राइटिंग any repair which he is bound to make under subsection 1, the tenant may make same himself and deduct the expense of such repair from the rent or otherwise recoverable from the landlord. तो यहाँ पे कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट करता है अकोमोडेशन को गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर में रखने के लिए, कुछ अगर सपोज ऐसा कुछ हो रहा है, टेनेंट ने जो पोर्शन ले रखा है उसमें कोई लीकेज हो रहा है या कोई दीवार गिर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, और वो जो टेनेंट है वो एक रिटर्न नोटिस बनाएगा लैंडलॉर्ड को कि आप उसे रिपेयर कराइए, और अगर वो रिपेयर नहीं कराता है लैंडलॉर्ड तो उस केस में जो टेनेंट है वो खुद रिपेयर करा लेगा एंड वो जो एक्सपेंसेस उसमें आएंगे वो लैंडलॉर्ड से रिकवर करेगा. या तो वो रेंट के फॉर्म में रिकवर करेगा या किसी और फॉर्म में, मतलब उससे बोलेगा कि आप उसे पे करें. अब प्रोवाइजो कहता है कि जो प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/12 ऑफ रेंट पेएबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर. प्रोवाइजो कहता है कि जो भी अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा टेनेंट द्वारा लैंडलॉर्ड से, अगर वो सपोज रेंट में से डिडक्ट कर रहा है तो वो 1 महीने के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 1/12 का मतलब 1 महीने का रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सबसेक्शन 3 कहता है वेयर एनी रिपेयर विदाउट विच द अकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट द अनड्यू इनकन्वीनियंस आर टू बी मेड एंड द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स और फेल्स to make them after notice in writing,
the tenant may apply to the RCA, that is rent controlling authority, for permission to make such repair himself and may submit to the RCA an estimate of the cost. With what is estimate of the cost of such repair, and thereupon the RCA may, after giving the landlord an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiry as it may consider necessary by an order in writing, permit the tenant to make such repair at such cost as may be specified in the order, and it shall thereafter be lawful for the tenant to make such repair himself and to deduct the cost thereof, which shall in no case exceed the amount so specified from the rent or otherwise recover it from landlord. तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो रिपेयर है उनके बिना जो अकोमोडेशन है वो हैबिटेबल नहीं है और यूजेबल नहीं है, ठीक है, और अगर वो रहता भी है टेनेंट तो उसको बहुत इनकन्वीनियंस होगी, तो वो क्या करेगा, पहले नोटिस देगा लैंडलॉर्ड को राइटिंग में कि आप उसे रिपेयर कराइए। अगर उसके बाद भी लैंडलॉर्ड नहीं कराता है तो टेनेंट जो है वो कहाँ जाएगा, RCA के पास जाएगा परमिशन लेने के लिए कि उसे खुद ही अलाउ किया जाए कि वो खुद ही उसको रिपेयर करा ले। अब जो RCA है वो क्या कहेगा उससे, वो कहेगा कि भाई आप एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर सबमिट कीजिए। जब वो सबमिट करेगा तो RCA जो है वो लैंडलॉर्ड को बुलाएगा और वो कहेगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब उससे पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं करा रहे हैं वहाँ पे रिपेयर, और क्या अगर हम परमिशन दे देंगे टेनेंट को तो क्या हम उसे पूछेगा तो नहीं परमिशन देने के लिए, लेकिन उसे बताएगा कि अगर आप नहीं कराएंगे तो हम परमिशन दे देंगे टेनेंट को और टेनेंट खुद ही करा लेगा, ठीक है। अब वो एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सबमिट कर देगा, उस एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट की इंक्वायरी कराएगा RCA कि क्या जो उसने एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट सबमिट की है वो सही है या नहीं है, ठीक है। फिर RCA क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा जो कि रिटर्न ऑर्डर होगा टेनेंट को कि वो रिपेयर करा सकता है, ठीक है, और फिर उसके लिए टेनेंट के लिए लॉफुल होगा कि वो जो भी उसे खर्चा आया है उसे वो डिडक्ट कर ले रेंट में से, ठीक है, जो कॉस्ट है उसको वो डिडक्ट कर ले, और जो कॉस्ट जो है इन नो केस एक्सीड द अमाउंट सो स्पेसिफाइड, जो भी RCA ने लिख के भेजा है कि भाई इतना पैसा लगना चाहिए रिपेयर में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो किससे रिकवर की जाएगी, या तो एज ए रेंट में से रिकवर की जाएगी या अदरवाइज मतलब लैंडलॉर्ड को बोला जाएगा कि आप पे करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोवाइजो और ये प्रोवाइजो, यहाँ पे 1/12 था, यहाँ पे 1/2 है, तो सबसेक्शन 3 में प्रोवाइजो कहता है दैट द अमाउंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर। तो यहाँ पे है कि जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा वो 1/2 नहीं होना चाहिए। आपको डिफरेंस समझ आया सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का? सबसेक्शन 2 जो है उसमें लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट करता है या फेल करता है रीजनेबल टाइम में नोटिस के बाद, ठीक है, कोई भी रिपेयर कराने के लिए, और सबसेक्शन 3 में अकोमोडेशन जो है वो इनहैबिटेबल हो जाती है या ऐसी अकोमोडेशन ऐसी हो जाती है जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता बिना इनकन्वीनियंस के, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सबसेक्शन 2 में कोई माइनर रिपेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस भी सिर्फ 1 महीने के रेंट जितने ही अलाउ किए गए हैं, और यहाँ पे सबसेक्शन 3 में मेजर रिपेयर्स की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे RCA के पास जाने की बात है, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1/2 मतलब 6 महीनों के रेंट जितने हैं, ठीक है। अब एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी रिपेयर नॉट कवर्ड बाय सेड अमाउंट आर नेसेसरी इन द ओपिनियन ऑफ द RCA एंड द टेनेंट अग्रीज टू bear the excess cost himself, the RCA may permit the tenant to make such repair। अब यहाँ पे ऐसे रिपेयर्स की बात हो रही है जिसके लिए परमिशन दी जाएगी टेनेंट को कि वो खुद कर ले और उसका कॉस्ट भी खुद बियर कर ले,
जो आरसीए ने अमाउंट इंक्वायरी करने के बाद फाइनल किया था उससे वो रिकवर नहीं हो रहे हैं सपोज़, तो उस केस में और आरसीए को लगता है कि ज़रूरी है ऐसे रिपेयर करना, तो वो अलाउ कर देगी टेनेंट को कि आप खुद ऐसे रिपेयर करा लीजिए और जो भी एक्सेस कॉस्ट है आप खुद ही बियर कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 37 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। मैं आगे सेक्शन 38 एंड फर्दर सेक्शंस पे वीडियो बनाऊंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू।